नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट होम चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखा था। ये वाला वीडियो जो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी हमें पढ़ना है इसमें मुख्य रूप से रिपोर्ट और सूचकांक है। और ये वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। और ये वीडियो हो सके तो 2 पार्ट में बनेगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के अंतर्गत हम लोग पहला देखते हैं, क्या है हमारा सतत विकास रिपोर्ट 2025। तो वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। और यूएन के जितने भी देश हैं 193 है मान्यता प्राप्त, तो सभी ने इसे अंगीकृत किया था। इस एजेंडे में 17 विकास लक्ष्य एसडीजी और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने एसडीजी गोल है यूएन के? तो 17, और उप लक्ष्य हैं 169, 169, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्य एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रहे प्रगति का प्रति वर्ष वैश्विक अवलोकन करती है। और ये जो भी रिपोर्ट है इसी प्रगति का अवलोकन करने के लिए है। चलिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, UN जो है SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। तो यहीं पे एक क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। यह रिपोर्ट का 10वां संस्करण, यह कौन सा संस्करण है? 10वां है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। इसका रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। एसडीजी सूचकांक 2025 के अंतर्गत कुल 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इसमें यूएन के बहुत 193 देश हैं, लेकिन 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर 0 और लक्ष्य स्कोर 100 के बीच उसकी स्थिति को इंगित करता है। यानी 0 से 100 तक के स्कोर के रूप में उसको दिखाया जाता है किसी भी देश के प्रगति को। एसडी सूचकांक 2025 शीर्ष 5 देश। शीर्ष 5 देश इसमें कौन है? तो सबसे फर्स्ट में है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है डेनमार्क। अधिकतर सूचकांक में यही लोग ऊपर रहता है, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, जिनका स्कोर क्रमशः 87, 85, 85 है। स्कोर पूछेगा नहीं, फर्स्ट का याद रख लेना, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन है एसडीजी सूचकांक में? तो फिनलैंड है, फिन फर्स्ट, एफ से फ, एफ से फिन, और उसका स्कोर है 87। दूसरा है स्वीडन, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है जर्मनी 83 और पाँचवा है फ्रांस, 5। इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान ने 41.6 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 167वां प्राप्त किया। फर्स्ट कौन है? फिनलैंड, और लास्ट कौन है? दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत को 167 देशों में 99 स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 99, याद रखना आसान लग रहा है, 99। एसडीजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 99। अब भारत का स्कोर कितना है? 67। टोटल देश कितना का रैंक जारी हुआ है? 67, और भारत का स्कोर भी है 67। तो ऐसे याद रख सकता है। भारत का समग्र स्कोर कितना है? 67। वर्ष 2024 में भारत 109वें स्थान पे था, यानी 10 स्थान भारत जो है ऊपर चला गया है। 2024 में कितना था? 109वां था, अभी भारत का स्थान 99, यानी 10 स्थान ऊपर चला गया। अगला देखते हैं, आईएमडी विश्व विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। ये एक ईयर बुक है, ठीक है, देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य इसमें का देख लेते हैं। वर्ष जून 2025 में
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR के 36वें संस्करण को जारी किया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर WCC द्वारा संकलित किया जाता है। किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो IIMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 69 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें अब देखते हैं शीर्ष 3 देश कौन है। तो शीर्ष 3 देशों में फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, जहाँ का संस्था इसे जारी करता है वही है फर्स्ट पे, 100% स्कोर भी दे दिया है इसको वहाँ। दूसरा है सिंगापुर जिसका 99.4 स्कोर है, और तीसरा है हांगकॉन्ग जिसका 99.3 स्कोर। सब छोटा छोटा देश है लेकिन सब टॉप पे है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट, सिंगापुर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकॉन्ग। अगला है शीर्ष तो हो गया अंतिम 3 देश। अंतिम 3 देश में है 69 वेनेजुएला, 68 नामीबिया और 67 नाइजीरिया, यानी नाइजीरिया, नामीबिया और वेनेजुएला। ऊपर से लास्ट से 3 देखा जाए तो वेनेजुएला, नामीबिया और यानी सबसे लास्ट में कौन हो गया? वेनेजुएला, जिसका स्कोर है 25.5। WCR 2025 में भारत ने 64.2 स्कोर के साथ 41वां स्थान हासिल किया है। WCR विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो 41, प्रतिस्पर्धा में 41, 40 1 41। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI जिसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता रेडीनेस के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयामों पर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की गई है। पहला है समानता इक्विटी, दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा, पहला क्या है? समानता, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच, दूसरा है पर्यावरणीय स्थिरता, तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पे है। इस सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पे है? स्वीडन। इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पे है, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 118वें स्थान पे है, यानी अंतिम स्थान पे है। देख लेते हैं शीर्ष 5 देश कौन है। शीर्ष 5 देश में स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये वो बताए थे पिछला वाला में था, पहले फिनलैंड था, फिर स्वीडन था, डेनमार्क था, इसमें स्वीडन ऊपर आ गया। यही सब देश आसपास में घूमते रहता है, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्कोर 77, 71, 71। नॉर्वे और 5वां पर है स्विट्जरलैंड। इतना इंपॉर्टेंट है, बस फर्स्ट याद आना चाहिए स्वीडन। और अपना भारत का स्कोर देखेंगे। ETI 2024 में भारत विश्व के 118 देशों में 71वें स्थान पर है। इसमें भारत किस स्थान पे है? 71वें स्थान पे। एक में था 99, एक था 41 और ये हो गया इसमें 71। भारत इसमें कितने स्थान पे है? 71वें स्थान पे है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 18 जून 2025 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रहने के लिए सूचकांक जारी किया जा रहा है। तो इसको जारी कौन कर रहा है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 173 देशों को। सूचकांक में 173 शहरों को निम्न 5 श्रेणियों में विभक्त 30 संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। पहला है स्थिरता, स्टेबिलिटी, दूसरा है स्वास्थ्य, हेल्थ केयर, तीसरा है कल्चर एंड एनवायरनमेंट, चौथा है शिक्षा और 5वां है बुनियादी ढांचा।
इस 5 आधार पे देशों को रैंकिंग दिया गया है। स्मरणीय तथ्य, कोपेनहेगन डेनमार्क के सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, कोपेनहेगन डेनमार्क का शहर है जिसको क्या प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे टॉप पे कौन आ गया, डेनमार्क। एक में था फिनलैंड, एक में था स्वीडन, एक में था अब डेनमार्क आ गया लिवेबिलिटी में। कोपेनहेगन ने 5 श्रेणियों में 3 स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचा में 100 में 100 स्कोर प्राप्त किया है। वाह। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया को सूचकांक में अंतिम 173वां स्थान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट कौन हो गया, डेनमार्क, और लास्ट कौन हो गया, सीरिया, दमिश्क। स्पष्ट है कि दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर कहा गया है, यानी सबसे खराब रहने के लिए कोई शहर है तो कौन है, सीरिया का दमिश्क। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 शीर्ष 5 रैंक प्राप्त शहर, यानी इसमें मुख्य मुख्य शहरों को रैंकिंग किया गया है। पहला है कोपेनहेगन डेनमार्क, दूसरा है वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज नहीं होना, ऑस्ट्रिया ये यूरोप का कंट्री है, वियना ऑस्ट्रिया। तीसरा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, चौथा है मेलबर्न, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया और ये ऑस्ट्रेलिया। पांचवा है जेनेवा स्विट्जरलैंड। कौन कौन एक बार फिर से देख लेते हैं, कोपेनहेगन, वियना, ज्यूरिख, मेलबर्न, जेनेवा। तो पहला याद रहना चाहिए कोपेनहेगन, डेनमार्क का जो है 98 स्कोर इसको आया है। अगला हम लोग देख लेते हैं विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। इसमें भारत का एक भी शहर नहीं है, आश्चर्यजनक, एक बार मोबाइल पे चेक कर लीजिएगा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, इस रिपोर्ट को पहली बार 2006 में प्रकाशित, 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल लैंगिक रिपोर्ट, यानी जेंडर गैप को पेश कर रहा है तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। रिपोर्ट में प्रस्तुत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में उच्चतम स्कोर 100 होता है, जो लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता था। निम्नतम स्कोर 0 अर्थात लैंगिक असमानता को दर्शाता है। स्मरणीय तथ्य, इसको जारी कौन करता है लैंगिक असमानता को, तो WEF, याद रखने वाला है। 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 19वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में विश्व की 19वां संस्करण 148 अर्थव्यवस्था में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देश को लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष 5 देश, तो शीर्ष 5 में आइसलैंड आ गया। शीर्ष 5 में टॉप पे कौन है, आइसलैंड, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड पे है नॉर्वे, चौथा पे है यूनाइटेड किंगडम, पांचवा पे है न्यूजीलैंड। आइसलैंड, फिनलैंड दोनों लैंड ऊपर है, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। इसका स्कोर 0.926 है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में अंतिम 3 देश कौन है, तो सबसे लास्ट में है लैंगिक सूचकांक में पाकिस्तान, या नल्ला देश पाकिस्तान। सबसे लास्ट में कौन है, पाकिस्तान, इसको याद रख लेना है। सबसे टॉप पे कौन था, आइसलैंड, और सबसे लास्ट में कौन है, पाकिस्तान। सूडान है उसके ऊपर, और उसके ऊपर है चाड, यानी लास्ट का 3 देश देखा था, चाड, सूडान, पाकिस्तान, और सबसे लास्ट में पाकिस्तान। वैश्विक, इसका नाम तो भूल ही नहीं पाएंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत 131वें स्थान पे। भारत में कोई खास अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी 131वें स्थान पे है। भारत का स्कोर कितना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 131, विश्व लैंगिक सूचकांक 131, 131। भारत का स्कोर इसमें 0.644, हाँ, भारत का स्कोर कितना है, 0.644। ज्ञातव्य है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129वें स्थान पर था, यानी भारत इसमें 2 रैंक नीचे खसक गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 4 मुख्य घटकों में भारत की स्थिति को दिखाता है। पहला, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 144 रैंक मिला है, शिक्षा प्राप्ति में 110 मिला है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 143 मिला है, राजनीतिक सशक्तिकरण में 69 है। सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक किस में है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण में है, बाकी सब में उतना अच्छा रैंक नहीं है। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते रहता है अक्सर। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसमें भी पीस लगा हुआ है तो आसान है याद करना। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP द्वारा जारी किया जाता है। पहला सूचकांक 2007 में ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेलिया ने लॉन्च किया था। पहला बार कौन लॉन्च किया था? स्टीव किल्लेलिया। 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की स्थापना की गई थी। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 2.23 गुणात्मक और मात्रात्मक 23 होगा, गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 जून 2025 को जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा? तो वही IEP द्वारा। यह सूचकांक 19वां संस्करण है। यह सूचकांक का 19वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों वैश्विक जनसंख्या के 99.7% को उनकी शांति के अनुसार रैंक प्रदान की गई। GPI 2025 के अनुसार पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। GPI 2025 के अनुसार पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी और मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, MENA, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र। सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन है? तो मिडिल ईस्ट और मध्य पूर्व और नॉर्थ अफ्रीका। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र। यूरोप के बाद दूसरा शांति क्षेत्र कौन है? तो एशिया प्रशांत। GPI 2025 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। और आइसलैंड मतलब आइस में ठंडा ठंडा है तो यहाँ पे सब शांति है, सबका दिमाग ठंडा है, ठंडा शहर है, ठंडा दिमाग है तो शांति देश है। टॉप पे कौन हो गया? आइसलैंड। GPI 2024 के अनुसार यमन विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। और सबसे कम शांतिपूर्ण कौन है? यमन। टॉप 5 देश देख लेते हैं। आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। इसमें नॉर्वे, फिनलैंड ये सब गायब हो गया। इसमें कौन है सबसे टॉप पे? आइसलैंड, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, 3 गो लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्या है? विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2024 में जारी किया गया। इसमें एक चीज़ छूट गया था, विश्व में भारत का स्कोर कितना है? 115वां। भारत का स्कोर कितना है? 115। शांति में भारत का स्कोर कितना है? 115। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स प्रतिवर्ष जून माह में जारी की जाती है। 19 जून 2025 को QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 22वां संस्करण है। अपनी निर्माण पद्धति मेथडोलॉजी में रोजगार, योग्यता और स्थिरता दोनों कारकों को शामिल करने वाली यह अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। किसको शामिल करता है? तो रोजगार, योग्यता और स्थिरता। नवीनतम रैंकिंग्स में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT अमेरिका को लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मैसाचुसेट्स MIT फेमस भी है, वर्ल्ड फेमस। इसको लगातार 14वें वर्ष लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 14 साल से टॉप पे है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 5 संस्थान। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका का है, 100 स्कोर प्राप्त हुआ है। इंपीरियल कॉलेज लंदन, शाही कॉलेज लंदन का इंपीरियल कॉलेज UK का है, 99 पॉइंट स्कोर हुआ है इसका, ये भी टॉप पे है। तीसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये भी अमेरिका का है, 98.9। फिर अगला यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है UK का, ये भी 97.9। फिर पाँचवा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, 97.7। यानी 5 को जो है इसमें अमेरिका, UK इस तरीके से है। पहला अमेरिका का है मैसाचुसेट्स, दूसरा है इंपीरियल लंदन का, तीसरा है स्टैनफोर्ड अमेरिका का, चौथा है UK का ऑक्सफोर्ड और पाँचवा है हार्वर्ड अमेरिका का। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के कुल 54 संस्थान शामिल है। भारत के कितने संस्थान है? 54, जिसमें से IIT दिल्ली को इस रैंकिंग में समग्र रूप से 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी हम लोग टॉप 100 में भी नहीं आए।
IIT दिल्ली को कितना मिला है? 123वां। यह इस सूची में शामिल भारत का शीर्ष संस्थान है, यानी भारत का टॉप है, लेकिन ओवरऑल कितना है? 123 स्थान है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, शीर्ष 5 भारतीय संस्थान। शीर्ष 5 भारतीय संस्थान कौन है? तभी हम लोग देखा सबसे टॉप पे कौन है? IIT दिल्ली, जिसको ओवरऑल 123 रैंक मिला है और भारत में टॉप पे है। दूसरा IIT बॉम्बे, तीसरा IIT मद्रास, चौथा IIT खड़गपुर। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर। और पाँचवा है भारतीय विज्ञान संस्थान, चौथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जो भारत में टॉप पे था भारतीय रैंकिंग में। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल ईरान युद्ध। अच्छा, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है इजराइल ईरान युद्ध के से संबंधित है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान आरंभ किया। इस आकस्मिक हवाई हमले का उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना था, जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। तो अब ये इजराइल द्वारा ईरान पे किया गया उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए, और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 13 जून 2025 को की सुबह इजराइल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले शुरू किए, जिन्हें ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। हमले में मुख्य रूप से इजरायली वायुसेना, लड़ाकू विमान और गुप्तचर एजेंसी मोसाद शामिल थे। इजरायली रक्षा बलों ने इस अभियान को हिब्रू में पता नहीं क्या लिखा है, केलवी नाम दिया, जिसका अर्थ है शेर की भांति उदित होती कौम। इसका नाम क्या दिया गया? केलवी, जिसका अर्थ होता है शेर की भांति उदित होती कौम। इसे अंग्रेजी में राइजिंग लायन कहा गया। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद, ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी के राजनीतिक सलाहकार अली समखानी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स प्रमुख हसन सलामी तथा कुछ प्रमुख वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची तथा फेरेदून अब्बासी आदि हमले में मारे गए। इसके प्रतिकार स्वरूप ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, और इसके बदले में ईरान ने क्या शुरू किया? तो ऑपरेशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत जवाबी हमले शुरू किए, जिसमें सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इजराइल द्वारा शीर्ष सैन्य कमांडर गुलाम अली राशिद के मारे जाने के बाद अली सदमानी को शीर्ष सैन्य कमांडर बनाया गया, और इजराइल द्वारा हमलों में 17 जून 2025 को अली समदानी भी मारे गए। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका इजराइल के समर्थक के तौर पर परिलक्षित है। अमेरिका द्वारा 22 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला किया गया, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। इसमें यानी अमेरिका भी शामिल हो गया और रात में हमला किया, उसका नाम भी दिया मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। कौन कौन जगह? फोर्डो, नतांज और इस्फहान। फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अब ओमान में 15 जून 2025 को अमेरिका ईरान की 6ठे दौर की अनौपचारिक वार्ता नियोजित थी, जिसे अनिश्चितकाल के लिए टालना पड़ा है। 23 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के मध्य 25 जून 2025 से युद्ध विराम समझौते के लागू होने की घोषणा की गई। ध्यातव्य है कि भारत ने ईरान एवं इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। भारत जो है इजराइल और ईरान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए कौन सा लॉन्च किया ऑपरेशन? तो ऑपरेशन सिंधु। अगला है भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद UNECOSCOC का सदस्य चुना गया है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का केंद्रीय मंच है और सदस्य देशों, इसमें 54 सदस्य हैं, वह संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए नीतिगत सिफारिशें तैयार करता है। भारत को इकोसॉक की वर्ष 2026 से 28 अवधि के लिए परिषद का सदस्य चुना गया है। ओके। स्मरणीय तथ्य: भारत 4 जून 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा द्वारा इकोसॉक के 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक कार्यकाल हेतु चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूह से कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ।
जिसमें भारत के साथ चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान निर्वाचित हुए। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया प्रशांत से 4-4, पूर्वी यूरोप से 2 या 3, लैटिन अमेरिका से 3 तथा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य से 4 सीटों पर चुनाव होता है। सभी सदस्य 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तथा हर वर्ष परिषद के 1/3 18 सदस्यों का चुनाव एक नए कार्यकाल के लिए किया जाता है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट अभिकरणों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करती है। इकोसॉक में भारत की सक्रिय भागीदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास लक्ष्य एवं बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता, भारत को किसकी अध्यक्षता मिली है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IIAS एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी और मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका मुख्यालय याद रखना है ब्रुसेल्स में, जिसका अध्यक्ष भारत चुना गया है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की असाधारण महासभा की बैठक में भारत को IIAS के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया। भारत के प्रत्याशी DARPG के सचिव श्री निवास ने इस चुनाव में 87 मत यानी 61.7% हासिल कर ऑस्ट्रिया 54 मत को पराजित किया। यह चुनाव IIAS के वर्ष 2025 से 28 कार्यकाल के लिए हुआ, जिसके साथ पहली बार किसी भारतीय को इस संस्थान की अध्यक्षता मिली है। यानी पहली बार किसी संस्थान को इसकी अध्यक्षता इस संस्थान की अध्यक्षता भारत को मिली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। IIAS के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतपत्र प्रक्रिया से हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ जिसमें लोकतांत्रिक मतलब मतपत्र के हिसाब से इसका चुनाव हुआ अध्यक्ष का, और इसमें भारत जो है अध्यक्ष बना। IIAS वर्तमान में 31 देशों की सदस्यता, 20 राष्ट्रीय अनुभाग तथा 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्रों के नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। IIAS की अध्यक्षता संभालते हुए भारत ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा। जो भारत में मोदी सरकार करती है वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत वर्ष 1998 से IIAS का सदस्य राष्ट्र है तथा भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के माध्यम से किया जाता है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इजी है। अस्थायी सदस्यों में कौन कौन है? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। UK और USA, उसके बाद रूस, चीन, फ्रांस। सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। स्मरणीय तथ्य 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र के दौरान बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाटविया और लाइबेरिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। उपर्युक्त 5 नवनिर्वाचित सदस्यों को 2 वर्षीय कार्यकाल के 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा तथा 31 दिसंबर 2027 तक सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया हैं। कौन कौन है? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। निर्वाचित नए सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इस वर्ष की 5 रिक्तियों में 2 सीटें अफ्रीका, 1 एशिया प्रशांत, 1 पूर्वी यूरोप तथा 1 लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई समूह के लिए थी। किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा के 193 सदस्य देशों में कम से कम 2/3 सदस्य देशों लगभग 128 का समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहाँ का है? फ्रांस का, ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 23वां संस्करण जारी किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों एवं मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग। इसका मुख्य विषय क्या है? साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग
प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 2025 में वैश्विक औसत स्कोर 54.7 रहा, जो पहली बार कठिन स्थिति डिफिकल्ट सिचुएशन की श्रेणी में आ गया है। स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब यह देखा गया कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 देशों में समाचार संस्थान आर्थिक तंगी के कारण बंद हो रहे हैं। यह स्थिति विशेष रूप से इन देशों में देखी गई। अमेरिका 57वां स्थान, 2 स्थान नीचे। ट्यूनीशिया 129वां स्थान। अर्जेंटीना 87वां स्थान। फिलिस्तीन में स्थिति भयावह है। गाजा में इजरायली सेना ने न्यूज रूम्स नष्ट कर दिए हैं, जिसमें लगभग 200 पत्रकारों की जान चली गई है। वर्ष 2024 में सोशल मीडिया विज्ञापनों पर खर्च $247.3 बिलियन रहा, जो कि वर्ष 2023 की तुलना में 14% अधिक है। यह इंडेक्स के इतिहास में पहली बार है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति कठिन या अति गंभीर हो गई है, जबकि 4 में से केवल एक देश में यह स्थिति संतोषजनक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की, यानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है। चीन 178वां स्थान अब भी पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है और इंडेक्स के निचले 3 देशों में शामिल है। चीन यानी सबसे खराब माना जा रहा है। सबसे टॉप देश को देखते हैं। फर्स्ट में है नॉर्वे, दूसरा है एस्टोनिया, तीसरा है नीदरलैंड्स। टॉप पे कौन है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? नॉर्वे, जिसका स्कोर 92.31 है। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन है? इरिट्रिया 180 रैंक, 179 उत्तर कोरिया और 176 ईरान। अभी तो वो चीन बताया था। अच्छा, चीन है 178। सबसे लास्ट में कौन है? इरिट्रिया। सबसे लास्ट में है इरिट्रिया 180 है, उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया है और उसके ऊपर चीन है, यानी 178 में कौन है? चीन है। और ईरान का स्थान 176 है। वर्तमान सूचकांक में भारत ने 32.96 स्कोर के साथ 151वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का कौन सा स्थान है? 151, 151। पिछले वर्ष के सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर था, अतः भारत ने 8 स्थानों का सुधार दर्ज किया है। 8 स्थान भारत ऊपर चला गया है। पिछले वर्ष कितना था? 159। भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मीडिया स्वतंत्रता को मजबूत करना है। 5 संकेतकों में भारत की स्थिति। राजनीतिक में भारत का रैंक 155 है, आर्थिक में भारत का 132 है, विधिक में 141 है, सामाजिक सांस्कृतिक में 160 है और सुरक्षा में 155 है, यानी ओवरऑल किसी में भी स्कोर उतना अच्छा नहीं है। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2025। स्वीडन की संसद द्वारा वर्ष 1966 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री, जिसको कहा जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, संघर्षों, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण के संदर्भ में अनुसंधान हेतु समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 जारी की गई। मतलब विश्व में कौन जो है मिलिट्री पर ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इसमें देखते हैं स्मरणीय तथ्य। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ जो 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च कितना है? $2718 बिलियन। कितना है विश्व में? $2718 बिलियन, जो वर्ष 2023 से 9.4% अधिक है। यह सिप्री द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक वैश्विक सैन्य खर्च है। इसमें लगातार 10वें वर्ष वृद्धि हुई है। सभी विश्व क्षेत्रों में सैन्य खर्च में वृद्धि हुई, विशेष रूप से यूरोप और मध्य पूर्व दोनों में तेजी से वृद्धि हुई है। यूरोप में यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो खर्च होगा ही, और मध्य पूर्व में भी इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन ये सब युद्ध हो रहा है, तो यहाँ भी खर्च हो रहा है। यह सैन्य खर्च 2015 और 2024 के बीच 37% तक बढ़ गया। 2015 से 2024 के बीच में ही 37% बढ़ गया है। वर्ष 2024 में 9.4% की वृद्धि कम से कम वर्ष 1988 के बाद से सबसे अधिक वर्ष दर वृद्धि थी। 2024 में सबसे अधिक थी वार्षिक रूप से 9.4% का वृद्धि। इसके अनुसार विश्व के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सैन्य व्यय का हिस्सा 2024 में बढ़कर 2.5% हो गया है। अगर विश्व का GDP निकाला जाए तो उसमें सैन्य खर्च कितना हो गया है? लगभग 2.5%।
सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में औसत सैन्य व्यय वर्ष 2024 में बढ़कर 7.1% हो गया है और प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय 1990 के बाद से अधिक $334 रहा है। इसके अनुसार वर्ष 2024 में विश्व के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत थे, जिनका संयुक्त रूप से विश्व सैन्य खर्च का 60% हिस्सा था। इसके अनुसार भारत का सैन्य खर्च $86.1 बिलियन रहा, जो इसके जीडीपी का 2.3% रहा। एशिया में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है। एशिया में जो है चीन के सबसे टॉप पे है और दूसरा स्थान पे भारत है। शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देश, तो सबसे पहले ऑब्वियसली अमेरिका होगा। इसका खर्च कितना है? लगभग $997 बिलियन में होगा, ठीक है। और जीडीपी का कितना प्रतिशत? 3.4, और वैश्विक हिस्सेदारी में है लगभग 37%। चीन है दूसरे स्थान पे, जिसका अनुमानित $314 बिलियन होगा। 1.7 अनुमानित आंकड़ा है और वह 12 वैश्विक स्तर पे इसका 12% है। उसके बाद है रूस, फिर जर्मनी, फिर भारत। तीसरे स्थान पे रूस, चौथे स्थान पे जर्मनी और पांचवें स्थान पे भारत। भारत कितना खर्च कर रहा है? $86.1 बिलियन, जो उसकी जीडीपी का 2.3% और वैश्विक रूप से 3.2% है। उसके जस्ट ऊपर है जर्मनी, हो सके तो इसको हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। उसके बाद रूस और उसके ऊपर चीन, फिर अमेरिका। अगला देखते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 यानी एशिया का है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अप्रैल 2025 में जारी हुई, जिसमें 853 विश्वविद्यालयों 35 देशों और क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2025 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल है, जो संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरा स्थान है। जापान 119 के साथ प्रथम स्थान पे है। जापान फर्स्ट है और भारत सेकंड स्थान पर। जापान के 119 विश्वविद्यालय और भारत के 107। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय देश व स्कोर सहित। पहला है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन, इसका स्कोर 93 है। दूसरा है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, ये इसका 92 स्कोर है, दोनों चीन का है। तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का है, इसका स्कोर 91.3 है, यानी 2 है। टॉप का चीन का ही है, सिंघुआ और पेकिंग, और तीसरा सिंगापुर का, चीन सिंगापुर। शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय को देख लेते हैं। तो पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको टोटल ओवरऑल रैंक कितना मिला? 38वां, इसका स्कोर है 65.2। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 111वां, IIT इंदौर 131वां, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल 140वां, सुलीनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज बजहोल हिमाचल प्रदेश 140वां। फिर से एक बार टॉप पे देख लेते हैं। सिर्फ टॉप पे कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। उपयुक्त में IISc बेंगलुरु एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च रैंक पर है, और सुलीनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है, और सुलीनी यूनिवर्सिटी जो है निजी विश्वविद्यालय में टॉप पे है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA द्वारा 24 अप्रैल 2025 को एक वार्षिक विश्लेषण है। इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति, न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सीलरेट सोशल प्रोग्रेस। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2025 को विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग UNDESA तथा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग से प्रकाशित की गई है। वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के अनुसार दुनिया भर में 60% लोग संघर्ष कर रहे हैं और 12% लोग पीड़ा में हैं, सफरिंग में हैं। लगभग 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में, यानी प्रतिशत देखा जाए तो 2.1, यानी प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। कितना लोग? 69 करोड़ लोग। 2.8 अरब से अधिक लोग, अर्थात दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी $2.15 से $6.85 के प्रतिदिन खर्च में जीवन बसर कर रही है। यानी अगर इसको इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो $2 का कितना हो गया? लगभग 180,
इसका हो गया 9×54 540, यानी रोज़ 180 से 540 रुपये कमाने वाला लोग कितना है, तो दुनिया का 1/3 2.8 अरब यानी 280 करोड़। विश्व बैंक 2024 के अनुसार हर 5 में से एक व्यक्ति जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम में है। और जलवायु आपदाओं के उच्च जोखिम में कितना है, हर 5 में से एक व्यक्ति। 2024 में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में रहा और वर्ष 2010 से अब तक राज्य आधारित संघर्षों की संख्या दोगुनी हो गई है। लगभग 60% लोग इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित है कि उनकी नौकरी जा सकती है। 60% लोग चिंतित है कि उनकी नौकरी जा सकती है, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। वर्ष 2022 में 29 देशों में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा था। इन देशों में चिली, भारत, मेक्सिको, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। रिपोर्ट भारत को SDG लक्ष्यों की दिशा में समानता केंद्रित जलवायु लचीली रणनीति पर बल देने का परामर्श देती है। अगला है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट पवन ऊर्जा की तैनाती को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। स्मरणीय तथ्य, 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्ष 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 177 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो वर्ष 2023 में जोड़ी गई 116.6 गीगावाट से थोड़ा अधिक है। इस बढ़ोतरी के साथ कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 1136 गीगावाट चीन कुल स्थापित क्षमता 520 से 521 गीगावाट की लगभग 40% पवन ऊर्जा क्षमता नई पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष 2024 में स्थापित। संयुक्त राज्य अमेरिका USA कुल स्थापित क्षमता इसका कितना है, 154.3 गीगावाट, दूसरा स्थान है वैश्विक स्तर पर। जर्मनी का स्थान तीसरा है और भारत का स्थान चौथा है। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता अप्रैल 2025 तक 51.6 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे यह चीन, अमेरिका व जर्मनी के बाद चौथे पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र पवन ऊर्जा वृद्धि में सबसे आगे है। 2024 में 10% वार्षिक दर, जिसका श्रेय मुख्यतः चीन की विशाल स्थापित क्षमता को जाता है। भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई। अधिकांश कहाँ हुई है, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तटीय पवन ऊर्जा, टरबाइन असेंबली और प्रमुख घटक उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 48.2 गीगावाट स्थापित तटीय पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जनवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान और चीन के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 से 2027 के बीच प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा बीट का लक्ष्य घोषित करने के बाद से वर्ष 2024 में गतिविधियों में तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन जारी करता है इसको, USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी इंडेक्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यानी जारी करने वाला इसका मुख्य संस्था कौन है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो USA के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2025 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाली सूचकांक का यह 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, जो वैश्विक सकल घरेलू GDP में 90% से अधिक हिस्सा का योगदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देश, सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद UK, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। भारत की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों की सूची में भारत 43वें स्थान पर, अच्छा स्कोर नहीं है। भारत कितना है, 43 स्थान पे, कितने देशों में, 55 देशों में, 55 में 43। गत वर्ष 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर था। भारत यानी एक स्थान नीचे खसक गया है।
जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर, और भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर। यहाँ भी स्कोर अच्छा नहीं है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है, अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही असमानता के जोखिम भी बढ़ा रहा है। हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि AI प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। स्मरणीय तथ्य: 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस रिपोर्ट का केंद्रीय विषय विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2033 तक AI का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि AI इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता तक पहुंच कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। सिर्फ 100 फर्म, मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में वैश्विक कॉरपोरेट और R&D खर्च का 40% हिस्सा रखती है, सिर्फ अमेरिका और चीन का। एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी तकनीकी दिग्गज कंपनियों में से प्रत्येक का बाजार मूल्य लगभग $3 ट्रिलियन है, जो पूरी अफ्रीकी महाद्वीप के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। AI विश्व भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं भी बढ़ेगी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट आतंकवाद से संबंधित वैश्विक रुझानों एवं उनके पैटर्न का व्यापक सार प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार प्रत्येक देश का स्कोर निम्नलिखित 4 कारकों पर आधारित होता है: वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाओं की संख्या, वर्ष में आतंकवादियों द्वारा की गई कुल मृत्यु की संख्या, वर्ष में आतंकवादियों द्वारा किए गए कुल घायलों की संख्या, वर्ष में आतंकवादियों द्वारा बनाए गए कुल बंधक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। स्मरणीय तथ्य: मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEB द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 12वें संस्करण को जारी किया। जारी करने वाला कौन है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह सूचकांक आतंकवादी है तो पीस जारी करेगा। यह सूचकांक 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट IS विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया। सबसे घातक समूह कौन है? इस्लामिक स्टेट ISI। साहेल क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां वर्ष 2024 में हुई विश्व में कुल मौतों में से आधी से अधिक संख्या रही। नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः 94 और 45% दर्ज की गई। नाइजर में कितना? 94% और पाकिस्तान में 45%। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश। आतंकवाद से प्रभावित 3 देश कौन है? पहला है बुर्किना फासो 8.581, दूसरा है पाकिस्तान 8.374, तीसरा है सीरिया 8.006। पाकिस्तान तो आतंकवाद का फैक्ट्री है, इसको तो शामिल ही नहीं करना चाहिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 6.411 स्कोर के साथ 14वें स्थान पे है। भारत इसमें कौन सा स्थान पे है? 14वें स्थान पे। वर्ष 2024 में भी भारत 14वें स्थान पे था। 24 में भी 14, 25 में भी 14। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है। इसमें भारत जो है आतंकवाद प्रभावित देशों में हाई लेवल पे है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। वर्ष 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ साझेदारी में प्रकाशित की जाती है। यानी अकेले कोई इसको प्रकाशित नहीं करता है। कौन कौन है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क SSDN तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड। स्मरणीय तथ्य: 20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट में 147 देशों को उनके नागरिकों के प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया। टॉप पे कौन है? फिनलैंड सबसे फर्स्ट पे है। समग्र रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग्स में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान 147वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह विश्व का सबसे दुखी देश है।
विश्व का सबसे दुखी देश कौन है? अफगानिस्तान। और टॉप पे कौन है? फिनलैंड। देख लेते हैं शीर्ष 3 देश। रैंक फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। 7.736 स्कोर है फिनलैंड का। इस बार की रैंकिंग में डोनेट देने के मामले में शीर्ष स्थान देश इंडोनेशिया का है। इस बार रैंकिंग में दान देने वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा संभव जीवन अर्थात जीवन संतुष्टि के मामले में फिनलैंड शीर्ष स्थान पे है। जीवन संतुष्टि सबसे अच्छा कहाँ के देश के लोगों का है? तो फिनलैंड का है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग में भारत 118वें स्थान पर है। भारत का स्थान क्या है? 118। उल्लेखनीय है कि WHO 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। 24 में 126 था, अभी 118 है, यानी लगभग 8 अंक हम लोग ऊपर चले गए हैं। इस वर्ष की सूची में भारत दान देने वालों में 57वें स्थान पर है, समाज सेवा में 10वें स्थान पर और अजनबियों की सहायता में 74वें स्थान पर। यानी सबसे आगे हम लोग किस में है? समाज सेवा में। भारत ईमानदारी और भरोसे की भावना को दर्शाने में पड़ोसियों की सहायता में 115वें स्थान पर, पूरी तरह से अजनबी लोगों की सहायता में 186वें स्थान पर, अर्थात पुलिस द्वारा सहायता के मामले में 93वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। ज्ञातव्य है कि 15 से 16 मार्च 2025 के मध्य विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन मियामी, फ्लोरिडा, USA में किया गया। कहाँ किया गया? मियामी, फ्लोरिडा, USA। वर्ष 2024 में इसका आयोजन लंदन, UK में किया गया था। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में मियामी में आयोजित किया गया था। अगला हमारा टॉपिक है म्यांमार में भूकंप। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है भूकंप का केंद्र या अपकेंद्र कहलाता है। वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर होता है। इसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं। क्या है? वह स्थान जहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी जहाँ से भूकंप शुरू होता है वो भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहलाता है, या अपकेंद्र हाइपोसेंटर कहलाता है। और वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है, यानी जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ उसके समीप में जो होगा स्थान वो क्या कहलाएगा? उसका अधिकेंद्र कहलाएगा। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर होता है और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री पर होता है। म्यांमार का यह भूकंप सागाइंग फॉल्ट पर भ्रंश गति के कारण आया माना जा रहा है। USGS के विश्लेषण के अनुसार कहाँ पे फॉल्ट, किस फॉल्ट के कारण? सागाइंग फॉल्ट के कारण। यह भूकंप भारत तथा यूरेशिया प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिपर प्रकार के फॉल्टिंग से उत्पन्न हुआ है। किसके प्लेट से टकराने से? भारत और यूरेशिया के। स्मरणीय तथ्य 28 मार्च 2025 को लगभग दोपहर 12:50 पे और स्थानीय समय जो है 6:20 पे म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में 7.7 की प्रबल तीव्रता का भूकंप आया। USGS के अनुसार भूकंप का अधिकेंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़ा शहर मांडेले के निकट स्थित उत्तरी अक्षांश इतना पे था 95.922 डिग्री। भूकंप के कारण म्यांमार की राजधानी नेपिदा एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी क्षति हुई। इस भूकंप के कारण लगभग 3800 लोगों की मौत हुई, जबकि घायलों की संख्या 10,000 से अधिक आंकी गई। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोग लापता बताए गए, यानी मौत जो है लगभग 5,000 से ज़्यादा हो गए। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, जिसके तहत चिकित्सीय और मानवीय सहायता भेजी गई। भारत ने इसमें क्या किया? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। म्यांमार को भूकंप में सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। अगला है विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। विषय आधारित, पहला था ओवरऑल, अब विषय आधारित है। विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग का प्रथम संस्करण 2011 में जारी किया गया था। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और शिक्षक अनुसंधान को शामिल किया जाता है। स्मरणीय तथ्य मार्च 2025 में विषय आधारित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जारी की गई है। कला एवं मानविकी श्रेणी में शीर्ष स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय 160वां स्थान है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में शीर्ष स्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान IIT दिल्ली 26वां स्थान है। जीव विज्ञान एवं मेडिसिन श्रेणी में शीर्ष स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA है। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। कला एवं मानविकी श्रेणी में कौन है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का ही है।
इस श्रेणी में भारत का शीर्ष संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसको स्थान ओवरऑल 160 स्थान प्राप्त हुआ है, भारत में टॉप पे है। दूसरा है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में शीर्ष स्थान अमेरिका का MIT होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें भारतीय संस्थान IIT दिल्ली है, जिसको 26वां ओवरऑल रैंक प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान कौन सा है? IIT दिल्ली। जीवन विज्ञान एवं मेडिसिन में शीर्ष स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका का ही, सब अमेरिका का है। इस श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 226वां स्थान है, ओवरऑल 226 संस्थान है, और भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान टॉप पे है। प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इस श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IIC बेंगलुरु 108वें स्थान पे है ओवरऑल, और इसमें टॉप पे है। सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, और इसमें भारत का IIT दिल्ली है। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो हमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत करती है। इस रिपोर्ट का निर्माण विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम WWAP द्वारा समन्वित किया गया है। किसके द्वारा? तो विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम, विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। हिमनदों और हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को किसका वर्ष घोषित किया? तो हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी 2025 किसका वर्ष है? तो हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंपॉर्टेंट है। यह वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई के दशक 2025 से 34 की शुरुआत भी है, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो 2025 से 34 का दशक है क्या है? तो हिममंडल विज्ञान हेतु कार्रवाई का दशक। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट। एंडीज हिमनद 1980 से अब तक 30 से 50% तक सिकुड़ चुके हैं। अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत यही है। अफ्रीका के एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद माउंट केन्या, रवेंजोरी, किलिमंजारो वर्ष 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। हिंदू कुश, काराकोरम हिमालय क्षेत्र को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। वर्ष 2100 तक 50% हिमनद हानि का अनुमान है। पानी की उपलब्धता और संकट। विश्व स्तर पर कृषि की 72% जल का उपयोग करती है, औद्योगिक प्रतिशत 15% और घरेलू 13%। वर्ष 2000 से 2021 के बीच जल की वैश्विक मांग में 14% वृद्धि हुई, मुख्यतः शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण। 4 अरब लोग वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। लगभग आधा लोग, विश्व का लगभग आधा लोग किसी न किसी समय जल संकट का सामना कर रहे हैं। 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच नहीं है। 3.5 अरब को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नहीं है। जलवायु आपदाएं और अनुकूलन। ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले 2 सदियों में 12,000 प्लस मौतें हुई हैं। हिमालय क्षेत्रों में ग्लोफ जोखिम वर्ष 2100 तक 3 गुना बढ़ सकता है। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान। विश्व में बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2000 से अब तक वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु दर में 52% की गिरावट हुई है। यह उपलब्धि सरकारों, दानदाताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, समुदायों और परिवारों तथा दशकों के निरंतर निवेश और सहयोग को दर्शाती है। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। 24 मार्च 2025 को बाल मृत्यु दर में स्तर में रुझान रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह द्वारा जारी किया गया। बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह, इसके अनुसार वर्ष 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई, जिसमें 23 लाख नवजात शिशु थे। वर्ष 2000 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु लगभग 52% की कमी आई है। वर्ष 2000 में वैश्विक U5MR लगभग 76%, 1000 जीवित जन्म था, जो वर्ष 2023 में घटकर लगभग 37% रह गया है। 37% प्रति हज़ार रह गया। पहले कितना था? 2000 में 76 प्रति हज़ार, और अब रह गया 37 प्रति हज़ार। वर्ष 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो गई। लगभग 2023 में कितना बच्चा का मृत्यु हुआ है? 4.8, यानी लगभग 48 लाख बच्चों की मृत्यु हो गया 5 साल से पहले। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में 2.1 मिलियन बड़े बच्चों, किशोरों और युवाओं की मृत्यु हुई है, और लगभग 2.1 यानी 21 लाख बच्चों की मृत्यु कब हुई है?
2023 में 2000 से 2023 के बीच 170 मिलियन बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पूर्व मारे गए। यानी 5 साल से पहले 2000 से 2023 के बीच यानी 23 साल में 170 मिलियन बच्चे मारे गए। 1700 लाख। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2023 से बीच के भारत की 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु में 70% की गिरावट आई है। वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है। वर्ष 2000 और 2023 के बीच भारत की मृत जन्म दर में 60.4% की गिरावट आई है, जो कि 37% की वैश्विक कमी से अधिक है। इस प्रकार भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। तो अब हम लोग को 1 घंटा हो गया है, तो हम लोग अब जो बाकी का शेष है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।